Good evening, students. Today I am going to start supply analysis, economics supply analysis fifth lesson. So देखो बच्चों, ऑलरेडी हमने फिफ्थ लेसन स्टार्ट किया हुआ है सप्लाई एनालिसिस. उसमें ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई दैट वाज कंप्लीट बाय अस. ठीक है. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स अजम्पशन. आज हमारा लेसन क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स अजम्पशन. ठीक है. जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा, वैसे अभी यहाँ पे हियर द लॉ ऑफ सप्लाई विल गोइंग टू स्टार्ट. सो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई ऑल्सो स्टेट रिलेशन विद द टू वेरिएबल. जैसे हर एक लॉ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है. जैसे लॉ ऑफ डीएमयू हमने क्या देखा था बच्चों? लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन द रिलेशन विद द commodity, stock of commodity and our utility, marginal utility. So what is their relationship? Inverse relationship. Means either stock of commodity consumption increase, marginal goes on decrease. Like that, law of demand also explain the relation between the price and quantity demanded. Now, law of supply, it also state the relation between the price and quantity supply. So what kind of relation they can be explained? It can explain the relationship between the price and quantity demand, that is a direct relationship. That means what? If the price of commodity increases, quantity supply also increases. If the law of, price of commodity decreases, the quantity supply also increases. देखो क्या बताया मैंने? मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा. अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिलेशन स्टूडेंट्स. तो कैसा है कि देखो, मोस्टली क्या होता है, जो सप्लायर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसका मेन एम क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो मैक्सिमम प्राइस पे मैक्सिमम क्वांटिटी सप्लाई करता है. मतलब हाई प्राइस पे हाई क्वांटिटी सप्लाई करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस पे वो बेचेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा. सो दैट्स व्हाई ही सेल द हायर क्वांटिटी कमोडिटी एट अ हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस. सो लेट्स स्टार्ट the meaning of the law of supply. So the law of supply established the functional relation between the price of the commodity and its quantity supply in the market. So देखो, law of supply क्या करता है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एज क्वांटिटी सप्लाई के बीच में फंक्शनल मींस डिपेंडेबल इंटरडिपेंडेबल रिलेशनशिप शो करता है. So the law of supply introduced by Dr. Alfred Marshall in his book Principle of Economy, which was published in the 1918. Same thing, the law of demand also is introduced by Dr. Alfred Marshall. तो सेम चीज यहाँ पे उसी ने क्या किया? लॉ ऑफ सप्लाई को भी इंट्रोड्यूस किया है. सो देखो, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, अदर थिंग बीइंग द कांस्टेंट, हायर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेस द क्वांटिटी सप्लाई. एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट. ठीक है, कि हाई प्राइस पे हायर क्वांटिटी सप्लाई करता है, मोर क्वांटिटी सप्लाई करता है, लोअर प्राइस पे लेस क्वांटिटी सप्लाई करता है. इफ द प्राइस इज हाई, quantity supply also high. If the price is low, quantity supply also low, because if the price of commodity fall, the profit margin get reduced. प्रोडक्ट का प्रॉफिट कम हो जाता है, तो प्राइस कम होगा तो कम सप्लाई करेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो सेलर क्या होता है? प्राइस के बढ़ने का वेट करता है और हाई प्राइस पे हायर क्वांटिटी सेल करता है. ठीक है. सो दिस इज द लॉ, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. इन द स्टेटमेंट ऑफ लॉ वी से दैट एट अ हायर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई, एट अ लोअर प्राइस लेस क्वांटिटी सप्लाई. So according to Marshall, the law of supply defined as other thing being equal. देखो, law of DME में, डिमांड में, law of supply में डॉक्टर मार्शल ने क्या बोला? अदर थिंग बीइंग द इक्वल. मीन्स देखो, सप्लाई इज अफेक्ट बाय मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो. जैसे डिमांड को भी बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वैसे सप्लाई को भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. देयर आर द मेनी फैक्टर दैट अफेक्ट द सप्लाई. इफ द ऑल द फैक्टर गेट चेंज, अगर सभी फैक्टर चेंज होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है या दूसरे फैक्टर की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है. ठीक है. अभी समझो, कोई प्रोडक्ट सेट, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई. एक एग्जांपल, न्यू टेक्निक आने से क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ता है, तो भले लो प्राइस हो गए तो भी सप्लाई बढ़ेगा. तो अपने को समझ में नहीं आएगा कि सप्लाई प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज हो रहा है. तो इसलिए हम क्या करते हैं? अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट. मींस द अदर थिंग बीइंग इक्वल, मींस द थिंग व्हिच अफेक्ट द सप्लाई. वो सभी चीज जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए. सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए? प्राइस. तो जब प्राइस सिर्फ चेंज होगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. तो उस टाइम पे क्या होगा? जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई है वो क्या होगा? प्राइस के साथ कैसे रिलेटेड होगा बच्चों? डायरेक्टली रिलेटेड होगा. मींस व्हाट? एट अ हायर प्राइस हायर क्वांटिटी सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर क्वांटिटी सप्लाई. इफ अदर थिंग चेंज, सो दिस मे नॉट बी हैपन. ऐसा शायद नहीं भी हो सकता है.
ठीक है, हाई प्राइस पे भी लो सप्लाई हो सकता है, लो प्राइस पे भी हाई सप्लाई हो सकता है, मतलब लॉ आपका गलत हो जाएगा। तो लॉ को ट्रूथ करने के लिए, लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए मिस डॉक्टर मार्शल ने क्या बोला है, अदर थिंग बीइंग द कांस्टेंट। जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में आपको बताया था, इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन बी स्टेट द रिलेशन विद द टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स। हम दो इकोनॉमिक वेरिएबल का रिलेशन बताते हैं, जैसे यहाँ पे सप्लाई और प्राइस का रिलेशन है, तो इसके लिए अदर जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अदर फैक्टर मींस द फैक्टर विच अफेक्ट द दिस सप्लाई, ठीक है। तो देखो, इन अदर वर्ड्स मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज ऑफर फॉर सेल एट अ हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ इज ऑफर फॉर सेल एट अ लोअर प्राइस। सो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डायरेक्ट रिलेटेड द प्राइस। सो सप्लाई कैसे रिलेटेड बच्चों, डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस से। सो देखो यहाँ पे हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो सिंबॉलिकली, इट आल्सो एक्सप्लेन इन द सिंबॉलिकली। वी हैव सेड दैट द लॉ ऑफ अ सप्लाई, सप्लाई हैज अ फंक्शनल रिलेशन विद द प्राइस। देखो सप्लाई हैज अ फंक्शनल, ए फॉर फंक्शनल रिलेशन विद द प्राइस। जो सप्लाई है, इट इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस, मींस इट डिपेंड ऑन द प्राइस। एज अ प्राइस चेंज, सप्लाई आल्सो चेंज, बट अदर फैक्टर इन द कांस्टेंट। सो हियर Sx इक्वल टू FPX, मतलब Sx means a commodity X, or supply of commodity X, and F means a function depend on the price of X. So here supply of X is stand for supply of commodity X, F stand for function relation, PX is stand for the price, and X stand for the any commodity। commodity मतलब कोई भी गुड्स, हाँ कोई भी गुड्स जो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, पेन, पेपर, पेंसिल, बुक, कुछ भी हम सेल कर रहे हैं वो कमोडिटी एक्स है। मैंगो सेल कर रहे हैं, वीट सप्लाई कर रहे हैं, राइस सप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी सप्लाई कर रहे हैं उसको हमने एक नाम क्या दे दिया, एक्स, ठीक है। तो कैसा है, प्राइस सप्लाई ऑफ एक्स मींस सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। सो लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई डायग्राम। तो अभी देखो हम इसको डायग्राम और शेड्यूल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि देखो हर एक लॉ को हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम के थ्रू क्या होता है, आपको सही एक्सप्लेनेशन मिलता है। ग्राफ और डायग्राम मीन शेड्यूल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई शेड्यूल। सो इन द सप्लाई शेड्यूल वी सी दैट supply schedule, actually schedule क्या is a tabular statement, is a table, it show the different quantity of commodity and different quantity of supply at a different price. So in the schedule we see that when the price increase, supply also increase, when the price decrease, supply also decrease. So देखो यहाँ पे जब प्राइस 1 रुपया था, सप्लाई कितना था 10, मतलब 1 रुपया सबसे लोअर प्राइस है कि नहीं, तो सप्लाई भी सबसे लोएस्ट है 10, मतलब लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। और जब 5 रुपीज में देखो यहाँ पे when product price ₹5 बढ़ते बढ़ते 5 तक आ गया, तो सप्लाई भी बढ़ गया 50। सो हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। सो सप्लाई शेड्यूल क्लियरली शो दैट मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर बीइंग ऑफर फॉर सेल एज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीजेस। जैसे देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ते जा रहा है, मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। सो शो दैट एट अ हायर प्राइस हायर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई, ठीक है। सो अभी देखो ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल को देख के हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जिसको हम डायग्राम बोलते हैं। सो सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो सप्लाई कर्व बनाएंगे, सप्लाई का डायग्राम बनाएंगे। सो इन द डायग्राम वी से दैट देयर इज अ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ग्राफ में जब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ में क्या होता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने ले लिया प्राइस, एक्सिस पे लिया क्वांटिटी सप्लाई। सो देखो हमने प्राइस लिया 1 2 3 4 5 और सप्लाई क्या 10 20 30 40 50। सो देखो व्हेन द प्राइस ₹1, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, प्राइस जब 1 था सप्लाई 10 था, सो प्राइस 1 सप्लाई 10, तो देखो यहाँ पे पॉइंट बन गया, ये रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट बन गया। फिर से क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया 2 रुपीज। सो व्हेन प्राइस इज 2 सप्लाई इज 20, तो प्राइस 2 है, सप्लाई कितना हो गया 20 हो गया। देखो प्राइस 2 पे सप्लाई का पॉइंट यहाँ पे बन गया 2 एंड 20। व्हेन प्राइस 3 सप्लाई इज 30, फिर से यहाँ पे पॉइंट बन गया। व्हेन प्राइस 4 सप्लाई इज 40, तो देखो यहाँ पे 4 एंड 40 का हो गया। एंड वेन प्राइस ₹5 टोटल सप्लाई इज 50। सो देखो सप्लाई कितना होगा 50। सो ये सब पॉइंट्स बन गए, देखो ये दिख रहा है, ये शेड्यूल में से हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉटेड किए। सो व्हेन वी ज्वाइंड ऑल दिस पॉइंट, देखो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो एक लाइन बनेगी जिसको बोलते हैं कर्व, ठीक है। ये जो कर्व बना है जिसको हमने एसएस नाम दिया है, वो कर्व है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग शोइंग दैट डायरेक्ट टू द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। सो इन द अबव डायग्राम एक्स रिप्रेजेंट्स द quantity supply and y-axis represents the price. So various points from the schedule are plotted on the graphs and join those points we will get the supply curve. अपने को क्या मिलेगा, सप्लाई कर्व मिलेगा एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ऐसे इज द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड sloping showing the direction of the price and quantity supply. So here SS supply curve upward slope upward from left to right indicating that
डायरेक्ट विद द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो ये जो सप्लाई कर दिख रहा है अपवर्ड स्लोप हो रहा है, और क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्ट रिलेशन, हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। सो दे इट शो द डायरेक्ट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, सो देखो अभी हमको पढ़ना है अजम्पशन। सो देखो हमने क्या बोला, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। एट द हायर प्राइस हायर क्वांटिटी सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर क्वांटिटी सप्लाई। बट one word is there in the law. While we write the law, we see that one word is there, that word is the other thing being the constant, that is called the assumption. So when that other thing being constant, this condition is fulfilled, other thing being the constant, this condition is fulfilled, then only the law will be held true, otherwise your law become a wrong. जो हमने लॉ बनाया, डॉक्टर मार्शल ने लॉ बनाया, हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई का। दिस इज स्टेट बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। सो दिस थिंग विल बी हेल्ड ट्रू। ये सही कब होगा, जब हम क्या करेंगे, ये जितने अजम्पशन है वो सारे अजम्पशन को फुलफिल करेंगे। सो वेरी फर्स्ट अजम्पशन, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन द अनचेंज। देखो सप्लाई क्या होता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से भी चेंज होता है। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज होगा तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगा। समझा, सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे टी एंड कॉफी, ठीक है, टी एंड कॉफी। अभी देखो कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है कि नहीं, देखो कॉफी का प्राइस राइज हो रहा है, तो सप्लाई क्या हो रहा है, टी का राइज हो रहा है। टी का प्राइस बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली लॉ क्या बोलता है, व्हेन प्राइस राइज सप्लाई राइज, बट हियर प्राइस ऑफ कॉफी राइज, प्राइस ऑफ कॉफी राइज, कॉफी महंगा हो गया तो लोग क्या कर रहे हैं, टी को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो टी का सप्लाई ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, टी को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो हायर प्राइस होने के हायर सप्लाई टी कॉफी का नहीं हो रहा, समझ में। सो देखो लॉ ऑफ सप्लाई assume that the price of substitute commodity remain the unchanged. If the price of substitute commodity change, then law of supply will not apply. तो अगर ये सब्सिट्यूट कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाएगा तो लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि देखो ऑप्शन है ना, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है बच्चों, कंज्यूमर का ऑप्शन है कि अगर समझो क्या हो रहा है, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, टी को कंज्यूम करना चालू करेंगे। तो हाई प्राइस करके मैं कॉफी को सप्लाई नहीं कर सकता, हाई प्राइस में हाई सप्लाई नहीं कर सकता कॉफी का, ठीक है। तो कॉफी का अगर प्राइस चेंज होगा, क्योंकि ऐसा अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग के पास ऑप्शन है, लोग जाके टी कंज्यूम करेंगे, तो मेरे को टी का सप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे जो डिमांड होगा उसका सप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ही assume that there is no change the price of substitute. If the price of substitute change, increase or decrease, the law of supply will not be applicable. For example, if the price of coffee rise, the people prefer to less coffee and they consume the more tea. So that's why supply of tea increases and supply of coffee decreases. Even price rise, supply of coffee decreases. ठीक है, सो लॉ विल नॉट अप्लीकेबल। लॉ क्या बोला, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सप्लाई टी का बढ़ गया, ठीक है। उसका देयर इज नो चेंज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, ठीक है। अभी कोई पेन है, अभी मैं एक पेन को बनाने के लिए लेबर कैपिटल सब मिला के मैंने 8 रुपये का पेन बनाया, ठीक है, 8 रुपये का पेन बनाया, मार्केट में उसकी कीमत 10 रुपये है। मैंने पेन कितने का बनाया बच्चों, 8 रुपये का, मार्केट में 2 रुपये प्रॉफिट ऐड करके मैं 10 रुपये में उसको बेचता हूँ, ठीक है। अचानक पेन को बनाने का कॉस्ट बढ़ जाता है, पेन अभी जो बन रही है वो 10 रुपये में बन रही है, लेबर का खर्चा बढ़ गया या फिर मार्केट में मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो पेन अभी जो पहले बनाने को मेरे को 10 रुपये लग रहा था, 8 रुपये लग रहा था बनाने के लिए, आज उसका प्राइस कितना हो गया बनाने का, मेस 10 रुपये हो गया, 10 रुपये उसका कॉस्ट है। तो प्रॉफिट क्या होगा, मार्केट में उसकी कीमत 10 रुपये है, पेन को मार्केट में कीमत बढ़ा नहीं पाऊंगा, बढ़ाऊंगा तो फिर डिमांड फॉल हो जाएगा उसका, और सप्लाई भी भले में प्रॉफिट है तो भी मैं सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसने यही बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज द प्रॉफिट गेट फॉल। और मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, सेम रहेगा। मार्केट में अगर प्राइस में सप्लाई कम हो जाएगा तो वही है, इट्स assume that there is a no change in the cost of production. If the cost of production change, if there is a change in the cost of production, it may affect the seller's profit and its supply. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्ट क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन कम होगा, तो भले हाई प्राइस हो जाए, प्रॉफिट अगर कम रहेगा तो उसको सेल करके कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इवन प्राइस राइज बिकॉज ऑफ राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज बिकॉज देयर इज अ लेस प्रॉफिट, बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ द एनी सेलर टू अर्न द प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर बच्चों प्रॉफिट ही नहीं होगा तो सप्लाई बढ़ेगा नहीं। तो मार्शल ने बोला हाई प्राइस में हाई सप्लाई करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइस तो बढ़ा लेकिन सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्रॉफिट, ठीक है। सो लॉ विल बिकम अ रॉन्ग,
लॉ रॉन्ग हो गया कि नहीं, इसलिए हमने अज्यूम किया देयर इज अ नो चेंज। अगर लॉ को सही करना है, अगर ये चेंज नहीं होता, कॉस्ट यहाँ पे नहीं बढ़ता, राइज नहीं होता, तो आपका लॉ सही था, लेकिन कॉस्ट के बढ़ने के से लॉ क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए हमने क्या बोला, देयर इज नो चेंज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट, देयर इज अ नो चेंज द टेक्नोलॉजी एंड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अभी टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन देखो, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, जहाँ पे लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, यहाँ पे कोई लेबर दिख नहीं रहे, सारा काम मशीन कर रहे हैं। सारे मशीन क्या, ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन है, सब क्या कर रहे हैं, काम मशीन कर रहे हैं। यहाँ पे लेबर आपको दिख ही नहीं रहे, लेबर बहुत मिनिमम है। बट हियर वी सेड नंबर ऑफ लेबर इज देयर, every machine, every desk there is a labor. Here is a not a labor, here is a machine. जब मशीन से काम होता है बच्चों, कॉस्ट भी रिड्यूस होता है और क्वांटिटी भी बढ़ता है। कॉस्ट रिड्यूस होता है, क्वांटिटी भी बढ़ता है। मैं थोड़ा मशीन से प्रोडक्शन करते तो उससे क्या होगा, लो प्राइस में भी हाई सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाई प्राइस करने के बावजूद भी क्वांटिटी बढ़ेगा नहीं, क्वांटिटी आपका सेम रहेगा। क्वांटिटी आपका बढ़े, लेबर आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते। इवन देयर इज अ हाई प्राइस, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, एंड हियर even there's a low price, supply can be increased. So that's why cost of production remain the technology, मतलब technology and method of production remain the unchanged. So it is assumed that there is a no change in the technology and method of production. टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, रॉन्ग होगा। मतलब हाई प्राइस पे हाई सप्लाई, लो प्राइस पे लो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इफ देयर इज अ सम चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दे मे अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अभी देखो पिछले पॉइंट में देखा ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं मशीन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करूंगा तो लो कॉस्ट में हो जाएगा। लेबर कॉस्ट एक्चुअली ज़्यादा होता है, लेबर का क्या होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेबर में ज़्यादा कॉस्ट लगता है, उसकी काम करने की क्षमता भी कम होती है। लेकिन में मशीन में कॉस्ट कम लगता है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। सो इंक्रीज द सप्लाई एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो ये बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा और सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर मशीन से प्रोडक्शन करें तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेम प्राइस में हम मोर सप्लाई करेंगे, मतलब लो प्राइस पे भी हाई सप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेबर प्रोडक्शन कम करता है, भले प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाए तो भी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। सो लॉ ऑफ सप्लाई विल बिकम अ रॉन्ग, लॉ ऑफ सप्लाई रॉन्ग होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ चेंज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो मेथड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से आपका लॉ ऑफ सप्लाई रॉन्ग होगा। सो इट इज अस्यूम दैट, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, हाई प्राइस हाई सप्लाई, लो प्राइस लो सप्लाई। तो देखो यहाँ पे मशीन के टाइम पे क्या हो रहा है, प्राइस हाई है, प्राइस लो है तो भी सप्लाई हाई है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। और लेबर के टाइम पे देखो प्राइस हाई है तो भी सप्लाई हाई नहीं कर पा रहे, लो सप्लाई कर पा रहे। क्यों, प्राइस हाई होने के बावजूद भी हम सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम है। तो लॉ तो गलत हो गया, लॉ ने क्या बोला, प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़ाओ, प्राइस कम हो जाए सप्लाई भी क्या करो, कम करो। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई हम क्या, सॉरी यहाँ पे प्राइस कम है तो भी सप्लाई बढ़ा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। सो लॉ बिकम अ रॉन्ग। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन रिमेन अनचेंज। देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी किस पे, टैक्स की पॉलिसी, वो अनचेंज होनी चाहिए। टैक्स के चेंज होने से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। देखो अभी प्रोडक्ट के प्राइस में देखो टैक्स इंक्लूसिव दिख रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको एमआरपी बोलते हैं, 10 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अभी 30 ग्राम का 10 रुपये मिल रहा है, तो इसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूसिव है। समझो गवर्नमेंट पहले टैक्स कम लगा रही थी तो इसका टैक्स 10 रुपया होगा। अभी समझो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो ये 10 रुपये का प्रोडक्ट शायद 12 रुपये में हो सकता है, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सो इट इज ऑल्सो अस्यूम दैट द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैक्सेशन स्पेशली जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा रिमेन द अनचेंज। ये सब टैक्स क्या होने चाहिए, अनचेंज होने चाहिए, टैक्स चेंज नहीं होने चाहिए। और चेंज द टैक्स विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड देयर सप्लाई। अगर समझो क्या होता है, टैक्स चेंज होगा, टैक्स चेंज होने से प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होने से सप्लाई भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। टैक्स के बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा फिर से, ठीक है। भले प्राइस बढ़ जाए, सप्लाई क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा टैक्स के बढ़ने से, क्योंकि ज़्यादा पैसा आपको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, सेल्स कम होगा, ठीक है। हाई प्राइस पे फिर क्या होगा, सेल्स कम होगा, समझ में आया कि नहीं। सो हायर प्राइस लो सप्लाई, लोअर प्राइस हायर सप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सो लॉ से दैट हायर प्राइस हायर सप्लाई, लोअर प्राइस लोअर सप्लाई। सो दैट्स व्हाई इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट के प्राइस में टैक्स इंक्लूड होगा तो गुड्स हो जाएगा महंगा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा और कंज्यूमर का डिमांड भी कम हो जाएगा। टैक्स के बढ़ने से उनकी परचेस करने की पावर भी कम पड़ जाएगी। तो इसका मतलब भले हाई प्राइस हो तो भी क्या होगा, सप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टैक्सेशन, ठीक है। सो देयर इज अ नो चेंज द टैक्स, इफ द टैक्स चेंज द लॉ विल नॉट बी
held true. So change the tax will affect the price of commodity and their supply. So that's why there is a no change the tax. ठीक है. उसका वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन रिमेन द अनचेंज. देखो वेदर और क्लाइमेट कंडीशन के चेंज होने से लॉ ऑफ सप्लाई फिर से काम करना बंद कर देता है. समझो अभी कोई प्रोडक्ट्स है आउट ऑफ सीजन हो गया, इवन देयर इज अ हाई प्राइस, सप्लाई विल बी लो. ठीक है. और सीजन में आ गया, ठीक है, सीजन में आ गया तो भी क्या हो जाता है, हाई प्राइस पे हाई सप्लाई होता है. ठीक है. सो इट इज अज्यूम दैट वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन रिमेन द अनचेंज, स्पेशली इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखोगे ना, मीन्स वो क्या होता है, वेदर कंडीशन पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं. समझ में. अगर जैसे समझो मौसम चेंज हो गया तो उसका सप्लाई भी क्या होगा, चेंज होगा. भले हाई प्राइस है, सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन टोटली किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे. समझ में. अभी कहीं पे सुनामी आ गई, साइक्लोन हो गया, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, एग्रीकल्चर को उसका इम्पैक्ट हो जाता है. समझो अभी ड्रॉट हो गया, कहीं पे सूखा पड़ गया, खेती क्या हो गई, कम हो गई, भले प्राइस बढ़ गए वीट के, तो भी हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे. फॉर इंस्टेंस नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा एडवर्सली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी. सप्लाई के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है. ड्रॉट के बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है. भले प्राइस बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ना नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्शल बोलता है हाई प्राइस में हाई सप्लाई करो, लेकिन आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं, बिकॉज ऑफ देयर इज अ ड्रॉट. ड्रॉट में सूखा पड़ गया, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक्स आ गया. ठीक है. इस सब की वजह से क्या आता है, कमोडिटी के सप्लाई पे इंपैक्ट है, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटी. इवन देयर इज अ हायर प्राइस, सप्लाई विल नॉट बी इंक्रीज. मार्शल से दैट इफ देयर इज अ हाई प्राइस, हाई सप्लाई, बट देयर इज अ नो प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट कंडीशन. हाँ, ये क्लाइमेट कंडीशन चेंज होने की वजह से प्रोडक्शन ही नहीं हो गया. सो भले प्राइस हाई हो जाए, सप्लाई क्या होगा, बढ़ने वाला नहीं है. सो दैट्स व्हाई लॉ बिकम रॉन्ग. सो टू हेल्ड द लॉ गुड, लॉ अप्लीकेबल, मार्शल से दैट वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन रिमेन द अनचेंज. ठीक है. उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिमेन ऑल्सो अनचेंज. देखो प्रोडक्ट के प्राइस में ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी इंक्लूड होता है. जब मैं कोई प्रोडक्ट खरीद के लाता हूँ, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जो मैं पे करता हूँ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, दुकानदार वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी हम क्या करते हैं, कंज्यूमर से ही रिकवर करते हैं. तो अभी समझो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो सप्लाई क्या होगा, वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा. कि ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा. समझो अभी ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक पे चले गए, एक सिंपल सा एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक पे चले गए, मार्केट में क्या होती है, सप्लाई कम होने लगती है. भले प्राइस बढ़ने लगता है, लेकिन सप्लाई हम कर नहीं पाते. क्यों, ट्रांसपोर्टेशन से जो गुड्स है प्रोडक्शन के प्लेस से मार्केट प्लेस तक आएगा नहीं, सप्लाई होगा नहीं. सो सोर्स ऑफ सप्लाई मीन्स द मीन्स ऑफ सप्लाई इज अ ट्रांसपोर्ट. सप्लाई का मीन्स मतलब साधन क्या है, ट्रांसपोर्ट है. अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, गुड्स वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्ट का होना जरूरी है. अगर ट्रांसपोर्ट में कुछ भी इफेक्ट आता है तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, रॉन्ग हो जाए. सो देयर इज द नो चेंज द ट्रांसपोर्ट जैसा था वैसा रहता है. इट इज अस्यूम दैट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिमेन द अनचेंज. ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट अनचेंज होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट के चेंज होने से प्राइस का इफेक्ट पड़ता है और सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. इवन देयर इज अ हाई प्राइस, सप्लाई विल बी लो बिकॉज ऑफ इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. दूसरा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्राइक हाइक इन द पेट्रोल एंड डीजल प्राइस. और ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क में भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो फ्लो है ट्रांसपोर्ट का वो भी कंटिन्यू होना चाहिए. अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, लोग स्ट्राइक, ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक में चले गए, सारे लॉरी ट्रक वगैरह साइड में उन्होंने क्या किया, लॉकआउट कर दिया, मतलब उन्होंने उनको रन करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, सप्लाई रुक जाएगा. इवन देयर इज अ हाई प्राइस, नो सप्लाई. A change the transfer affect the price of the commodity and their supply. So that's why law of supply become wrong. Even there is a high supply, higher price, supply will be low if there is a नो नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हाई प्राइस पे भी हाई सप्लाई नहीं कर पाएंगे. समझ में. और अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाएगा, उस टाइम पे भी हम सप्लाई बढ़ा नहीं पाएंगे, हाई प्राइस पे भी हाई सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई इट अस्यूम दैट देयर इज अ नो चेंज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट रिमेन अनचेंज. लास्ट पॉइंट है बच्चों, नो चेंज द प्रमोशनल एक्टिविटी. देखो प्रमोशनल एक्टिविटी, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है ना, 50% डिस्काउंट, ठीक है, फ्री गिफ्ट, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज है, फ्री गिफ्ट, डिस्काउंट, है ना, दिस इज द प्रमोशनल एक्टिविटी. सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस आर द प्रमोशनल एक्टिविटीज प्रमोट द प्रोडक्ट, जो क्या था, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है. ठीक है. तो देखो अभी मैंने 50% ऑफ किया, इसका मतलब लो प्राइस पे हाई सप्लाई कर रहा हूँ, है कि नहीं, लो प्राइस पे हाई सप्लाई कर. तो दिस इज, अभी प्राइस को कम कर, अभी डिस्काउंट दिख रहा है, न्यू प्राइस 34, मतलब प्राइस को कम करके हाई सप्लाई कर रहा हूँ.
So it is assumed that there is no change the promotional activity of the producer and seller such as advertising, other sales promotion activity remain the constant. समझ में आया? Even there is no change the price of commodity, the supply will be changed. मार्शल बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, मिस प्रमोशनल एक्ट जैसे डिस्काउंट देके हाई सप्लाई किया, प्राइस को कम करके सप्लाई किया, सो लॉ बिकम अ रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई. अभी हमने जो 7 फैक्टर्स पढ़े, ये सातों फैक्टर देखो बच्चों प्राइस सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, और प्राइस भी क्या करता है, सप्लाई को इफेक्ट करता है. समझ में क्या बोल रहा हूँ? देखो ये जो सातों फैक्टर अभी हमने पढ़े, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, टैक्सेशन पॉलिसीज, ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब जो फैक्टर्स है इनके चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है, ठीक है, और प्राइस के चेंज होने से भी सप्लाई चेंज होता है. तो अगर ये फैक्टर चेंज हो सके, अगर ये बाकी के फैक्टर जो अभी 7 फैक्टर्स पड़े, अगर वो चेंज होगा तो सप्लाई भी चेंज होगा, लेकिन प्राइस के वजह से सप्लाई चेंज होगा. लेकिन हमको ये सब फैक्टर को नहीं देखना है, ये फैक्टर को हमें क्या करना है, कांस्टेंट. सिर्फ प्राइस के चेंज होने से सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा वो देखना है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट एस्टैब्लिश रिलेशन विद द 2 वेरिएबल्स. जैसे ये जो लॉ ऑफ सप्लाई, ये सिर्फ प्राइस और सप्लाई का रिलेशन बताने वाला है. तो अदर फैक्टर की वजह से जो प्राइस चेंज हो रहा है उसको हमको कांस्टेंट करना है. नहीं तो ये प्राइस का जो रिलेशन हमने बताया कि हाई प्राइस पे हाई सप्लाई, लो प्राइस पे लो सप्लाई, ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा. टू मेक इट गुड मीन्स दिस मेक अ ट्रू, मतलब जो हाई प्राइस हाई सप्लाई इसको ट्रू करना है तो आपको अदर फैक्टर को कांस्टेंट करना है. जैसे हमने देखा ना कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने से हाई प्राइस होने के बावजूद भी सप्लाई लो हो जा, मतलब हाई प्राइस होने के बाद भी सप्लाई कम हो जाता है. जैसे लेबर इंटेंसिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो भले प्राइस बढ़ जाए तो भी सप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, लेबर प्रोडक्शन कम कर रहा है. लेकिन वही मशीन का इस्तेमाल करके सप्लाई कर रहे हो तो मशीन क्या करता है, हाई क्वांटिटी सप्लाई करता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, ट्रिप्लीकेट मतलब ऐसा डबल टिबल प्रोडक्शन कर देता है. तो प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है. समझ में? इवन देयर इज अ लो प्राइस और सेम प्राइस. सो दैट्स व्हाई all this factor if change the statement of law become a wrong. Marshall statement of law become a wrong. Marshall statement high price high supply, low price low supply. So that's why to applicable that law we have assumed that this factor remain the unchanged. ठीक है बच्चों, so this question is completed. Thank you. I hope you have